वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कवर करेंगे बीए सेमेस्टर 2 एमजेसी पेपर यूनिट 1। एंड इसमें हम पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता। ठीक है, हमने बहुत सारा मतलब कि वीडियो अपलोड कर दी है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं एंड आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका सिलेबस फटाफट कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड मेरा प्रयास रहेगा कि बहुत ही जल्दी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाए ताकि आप लोग बहुत ही जल्दी अपना सेमेस्टर जो है कि कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाले फ्यूचर में आपके बहुत ही जल्दी मैं वीडियो प्रोवाइड कर करके आपका सिलेबस कवर कर दूंगा। ठीक है, एंड किसी को भी किसी तरह का डाउट हो कि भैया मतलब हम इस सेमेस्टर का या फिर इस यूनिट का या फिर इस सब्जेक्ट का मेरे को वीडियो प्रोवाइड कीजिए, तो मैं आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वीडियो जल्दी से बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड मैं बता दूं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं मिस्र की सभ्यता पढ़ने वाले हैं, बहुत ही डिटेल से मिस्र की सभ्यता मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, भाग 1 है परिचय मिस्र की सभ्यता का एक अनंत नदी का देन। मतलब इसमें बताया गया है कि इस पेज में मैं पढ़ेंगे या फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस जो मिस्र सभ्यता है वो एक नील नामक नदी है, जिसमें कि उसके बताया गया है नील नदी का देन है। ठीक है, नील नदी का देन है, कैसे है एंड किस तरह से है वो समझेंगे। ठीक है, तो भाग परिचय मिस्र सभ्यता एक अनंत नदी का देन है। परिभाषा है, मिस्र की सभ्यता का अर्थ समझाया जाएगा। यह केवल एक प्राचीन साम्राज्य नहीं बल्कि नील नदी के किनारे विकसित हुई एक जटिल सामाजिक एंड राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था था। ठीक है, एंड इसमें क्या है जो हमारा जिसमें इसमें जो कल्चर है, सभ्यता है, वो बिल्कुल भी डिफरेंट थी। इस कारण जो है ये हमारा बीए सेमेस्टर 2 में रखा गया है ताकि इसको तुम अच्छे से समझा जा सके कि मिस्र की सभ्यता थी कैसे। एंड जो अभी की सभ्यता है एंड हड़प्पा सभ्यता एंड बहुत ही अलग अलग सभ्यता से वो सभ्यता बिल्कुल ही डिफरेंट थी। ठीक है, तो इतिहासकार हेरोडोटस द्वारा कही गई प्रसिद्ध युक्ति मिस्र नील नदी का उपहार है। ठीक है, इतिहास कालकांड सभ्यता के 3 भागों में विभाजित करें और उनकी तथ्य लिखें। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 भागों में विभाजित किया गया है एंड उनके तथ्यों को भी लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 भाग कैसे विभाजित किया गया है एंड क्या किस तरह से। ठीक है, तो ऐतिहासिक यहाँ पे है, प्राचीन राज्य में 2649 ईसा पूर्व से 2040 ईसा पूर्व तक ये हमारा प्राचीन राज्य था। एंड मध्य राज इतना से इतना ईस्वी एंड नवीन राज इतना से इतना ईस्वी पूर्व। ठीक है, ऐतिहासिक महत्व इस बात पर जोर देता है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी एंड सबसे लंबे समय तक चलने वाली सभ्यता में से एक थी। इसने वास्तुकला, विज्ञान, लेखन और शासक में दुनिया का महत्व योगदान दिया। मतलब नहीं समझे, मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी सभ्यता थी जो कि बहुत ही पहले, जिस समय की हड़प्पा सभ्यता थी, उस टाइम की सभ्यता में से ही इसको भी गिना जाता है। ठीक है, एंड उसमें भी क्या थे कि उसमें भी क्या था कि पक्के ईंटें थे एंड कल्चर, सभ्यता, गाना, नाचना, विज्ञान, लेख, वास्तुकला सब कुछ शामिल थी। ठीक है, भारत पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हो रही थी, तो वहीं दूसरे देश में जो हमारा इजिप्ट, ठीक है, उस टाइप का सभ्यता था। हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता इससे भी पहले था, लेकिन उसके बाद वाली सभ्यता में सबसे पुराना सभ्यता ये मिस्र की सभ्यता आती है। इसमें भी सब कुछ था, सब कुछ का विकास हो चुका था। ठीक है, एंड अध्ययन की आवश्यकता, यह बात बताएं कि बीए के पाठ्यक्रम में इसका अध्ययन क्यों महत्व है। मैं आपको बताऊं कि बीए के पाठ्यक्रम में इसका महत्व इसलिए महत्व है कि यह हमें राज्य निर्माण, धर्म, समाज में अंतःसार्वध और मानव इतिहास में भूगोल की भूमिका को समझाने में मदद करता है। मतलब इस कल्चर को जो हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे, हमारा सोचने का शक्ति मजबूत होगा एंड हम सोच पाएंगे कि हमारे इतिहास, भूगोल, समाज, शास्त्र, निर्माण, धर्म में किस किस तरह का चेंजिंग, किस तरह से विकास एंड किस तरह से बदलाव हुआ। क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता यानी मिस्र की सभ्यता जो थी
बहुत ही सामाजिक कल्चर एंड उसका भवन निर्माण एंड उसका जो मृत्यु होने के बाद जो ममीज़ बनाई जाती थी वो बिल्कुल भी डिफरेंट थी। तो उससे क्या करेंगे, हम समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे कि उस टाइम की सभ्यता कैसी थी एंड अभी जो विकास हुआ है वो सभ्यता कैसी है। इस टाइप से हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है। स्रोत है, अध्ययन के स्रोत का संक्षिप्त उल्लेख करें। पुरातात्विक पिरामंडल कब्र, साहित्य स्रोत, मैनथो के लेखक और यूनानी इतिहासकार का वर्णन। इन सभी का क्या है, इसमें क्या है, वर्णन किया गया है। समझ में आ रहा है। एंड नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे हम। तो नदी के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। भाग 2 में भौगोलिक स्थिति, नाइल नदी मिस्र का वरदान कैसे है वो देखते हैं। नाइल नदी का महत्व, उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी, हर साल आने वाली बाढ़ अपने साथ उपजाऊ गाद यानी मिट्टी लाती थी, जिसमें कृषि संभव हुई। ठीक है। कृषि कैसे संभव हुई, तो बाढ़ के पानी से क्या होता था, उपजाऊ मिट्टी वहाँ पे आती थी, जिससे कृषि संभव हो जाती थी। जीवन रेखा, रेगिस्तान के बीच पानी का एकमात्र स्रोत था। ये क्या था, जो ये नदी है, ये जो हमारा नदी आप देख रहे हैं वो क्या था, एकमात्र स्रोत था जीवन जीने के लिए। सारी जगह पे क्या था, रेगिस्तान, बट इस नदी के किनारे क्या था, साइड में खेती की जा सकती थी, जिससे एकमात्र जीवन जीने का वो स्रोत बन चुका था। परिवहन मार्ग, व्यापार और सेना की आवाजावी के लिए प्राकृतिक राजमार्ग थी। रेगिस्तान था जिससे कि राजमार्ग था एंड गाड़ी घोड़ा चलता था, मतलब गाड़ी घोड़ा मतलब रेलगाड़ी एंड घोड़ा बोल सकते हो। तो एकता का स्रोत था, एकता का स्रोत नदी के ऊपर और निचले मिस्र को एक साथ जोड़ा, जिसमें मैनिश द्वारा 3100 ईसा पूर्व में एकीकरण संभव हुआ। नदी से क्या व्यापार हुआ, व्यापार से दो सभ्यता आपस में जुड़ी, जिससे एकीकरण संभव हुआ। ठीक है। मिस्र की प्राकृतिक वातावरण, मिस्र की प्राकृतिक वातावरण कैसी थी, वहाँ की भूमि काली थी और लाल भूमि, काली और लाल भूमि थी की अवधारणा क्या होता है, हमें मिलता है। काली भूमि नदी के किनारे उपजाऊ मिट्टी पट्टी थी, जबकि लाल भूरी विशाल रेगिस्तान वो लाल मिट्टी था। मतलब कि ये जो है नदी के किनारे जो जो मिट्टी थी वो क्या थी, ये नदी के किनारे की मिट्टी क्या थी, काली थी। ठीक है। एंड यहाँ पे यहाँ की मिट्टी कैसी थी, वो लाल थी। समझ में आ गया। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लगता है कि मैं इस जो भौगोलिक नदी, उनकी प्रकृति एंड जीवन शैली कहाँ से विकसित हुई, कैसे विकसित हुई, वो मैंने इस जो पेज के माध्यम से मैंने आपको तो अच्छे से एक्सप्लेन किया जहाँ तक मुझे लगता है। एंड आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। एंड यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, उपजाऊ मिट्टी के बारे में पढ़ा, जीवन रेखा के बारे में पढ़ा, प्रकृति के नेचुरल एंड नदी एंड वहाँ की मिट्टी कैसी थी, उपजाऊ एंड वहाँ पे खेती कैसे की जाती थी, उन सभी के बारे में हमने इस पेज के माध्यम से पढ़ लिया। ठीक है। एंड थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे देते हैं। यह बताएं कि कैसी रेगिस्तान ने मिस्र की बाहरी आक्रमण से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान किया, जिसमें सभ्यता को हजारों वर्ष तक फलने फूलने का अवसर मिला। मतलब वहाँ पे रेगिस्तान होने के कारण आसपास के जो सभ्यता थी वो उस पर आक्रमण नहीं करती थी, क्योंकि सबको लगता था कि ये उतना अच्छा पैसा वाला सभ्यता नहीं है, जिस पे आक्रमण करने से फ़ायदा नहीं होगा। एंड रेगिस्तान होने के कारण बहुत सारी समस्याएं आती थी, घोड़ा नहीं चलता था एंड उसको बहुत ही ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत पड़ती एंड बहुत ही ज़्यादा दूरी करना पड़ता एंड कहीं छिपने का भी जगह नहीं होता था। एंड क्या कि छिपने का भी जगह नहीं होता था, जिससे कि वो छिप भी नहीं सकते थे। एंड जो खेती मतलब रेगिस्तान था, जिससे कि बहुत ही समस्याएं होती थी। जैसे कि मैं बता दूं आपको तो आसपास खाने पीने का प्रॉब्लम समस्याएं हो सकती थी। इस वजह से वहाँ के मिस्र की सभ्यता पर आक्रमण नहीं कर।
ओके। तो भाग हमारा 3 है राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था वहाँ पे कैसी थी वो यहाँ इस पेज के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। एंड फ्राउ ईश्वर का एक प्रतिनिधित्व और राज्य का केंद्र, देवताएं, राजत्व, उपाधि, कर्तव्य, सभी को इस पेज के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो फटाफट फोकस करते हैं फिर से, कुछ जो प्रॉब्लम आई उसके लिए सॉरी, ठीक है। फराओं, ईश्वर का प्रतिनिधित्व और राज्य का केंद्र, देवताएं, राजत्व। फराओं को एक ईश्वर के रूप में देखा जाता था जिसके पास देश की भूमि और निवासियों पर पूर्ण अधिकार था। उपाधि, इसकी उपाधियां का उल्लेख करें जैसे रे का पुत्र हैरस और एशिया का पुत्र। एंड यहाँ पे मात का मतलब मैं बताऊं तो मात का मतलब क्या था, शांति बनाए रखना, ठीक है। एंड ब्रह्मांड व्यवस्था सच्चाई, न्याय, स्थिरता की अवधारणा थी। फराओं यह सुनिश्चित करता था कि समाज में मात बनाए बने रहे और अराजकता दूर रहे। यह मिस्र की न्याय शासक प्रणाली का मूल आधार था, ठीक है। मूल आधार क्या था, मात बनाए रखना जिससे अराजकता दूर रहे। राज्यवंश का संक्षिप्त परिचय, मेथने द्वारा वर्णित 30 राजवंशों का उल्लेख करें। बताएं कि मैनस को प्रथम राजवंश का स्थापना माना जाता है। इसके अकॉर्डिंग मतलब कि हम जो इस तरह का क्वेश्चन लाएंगे जिससे कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पॉइंट है, प्रशासनिक व्यवस्था और शासन प्रणाली। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नदी के बारे में एंड कैसे सभ्यता बनी और किस टाइम की सभ्यता है, एंड यहाँ की राजनीति क्या है। एंड यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था और शासन प्रणाली। केंद्रीकृत शासन, एक हाथ से बने फ्लेरो चार्ट के माध्यम से प्रशासनिक संचार दिखाएं। फ्लेरो मतलब यह एक तरह से क्या है, हमारा प्रशासनिक चार्ट जो हमारा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। उसका एक प्रश्न है, मतलब एक तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रशासनिक व्यवस्था और शासन प्रणाली क्या है। तो ये हमारा प्रश्न हो गया कि एक हाथ से बने फ्लेरो चार्ट के माध्यम से प्रशासनिक संचार दिखाएं। फ्लेरो चार्ट यहाँ पे हमारा ये है। फ्लेरो चार्ट के नीचे क्या था, वजीर जो कि पूरे देश का प्रबंधक, मुख्य कार्यकारी और सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। एंड उसको 2 भागों में बांटा गया है, खज खोजार खजाची खनन और विदेशी व्यापार का प्रभारी। एंड नेमार्क नोम, यह प्रशासनिक प्रांतों के गवर्नर। ऊपरी मिस्र में 22 नाम, निचले मिस्र में 19 नाम थे, ठीक है। इस तरह से सॉरी यहाँ पे जो मेरे को एक पढ़ने में प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या था, डिवाइड था, ठीक है। अधिकारी क्या है, शुरुआत में अधिकारी केवल शाही परिवार में होते थे, लेकिन बाद में सामान्य लोग भी वजीर जैसे उच्च पद पर पहुंच सकते थे। एंड अधिकारियों के लिए संरक्षकता अनिवार्य थी। मतलब ये सब क्या था, इस तरह से मैं समझाऊं तो वहाँ उसमें क्या था, पहले जो होता है ना कि शाही परिवार से ही कुछ लोग पद के मतलब जाते थे बनने के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, संरक्षकता के कारण छोटे छोटे फैमिली जो नीचे के भी थे वो भी बनने लगे बड़े बड़े पदों के अधिकारी, ठीक है। ठीक है। एंड हमारा ये है राजस्व और कर, अन्य भंडार और खजाना, ये 2 प्रमुख राजकोषीय कार्यालय थे। राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि कर था, खनन और उत्खनन से भी आय होती थी। एंड हमारा ये है क्या, राजस्व कर ये कहाँ से आते थे, तो अन्य भंडार, खजाना। एंड 2 मुख्य राजकोष कार्यालय थे, ठीक है। भूमि कर एंड खनन और उत्खनन भी से आय आती थी, ठीक है। कानून और न्याय के बारे में पढ़ते हैं। कानून बनाने की शक्ति फराओं में निहित थी। यह एचपी कानून और डब्ल्यूडी आदेश और
TPRB नियम बनाता था। न्याय मत का अवधारणा पर आधारित था। वजीर और अन्य न्यायिक अधिकारी मत के पुजारी के अधीन धारण पुजारी की उपाधि धारण करते थे। मतलब मैं आपको समझाऊं, अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो ये हमारा क्या था, राजस्व कर कहाँ से आता है एंड किस किस तरह की कर हम जो है क्या मिलती थी। एंड ये क्या है, कानून और न्याय। कानून और न्याय वहाँ पे किस तरह की थी, जो मैंने मात बताया। मात का मतलब होता था एक तरह का वो, जैसे कि राजा है उसी तरह का मात होता था, जैसे कि अराजकता को दूर किया जाता था, नियम रेगुलेशन कानून इस तरह से मैं आपको बताऊं तो ठीक है। मात के पुजारी ही उपाधि धारण करते थे, मतलब पुजारी भी मात के ही कारण उपाधि धारण किया करते थे, ये सब है ठीक है। एंड ये हमारा भाग 4 है। भाग 4 में हम पढ़ेंगे सामाजिक जीवन, वहाँ की सामाजिक जीवन कैसी थी, क्या थी और किस तरह से थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं समाज की संरचना। एक पिरामिड एक पिरामिड टाइप में हम सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। किसान और दास सबसे नीचे, कारीगर और व्यापारी सब उस थोड़ा सा ऊपर, एंड सैनिक और लेखक तीसरे में थे, एंड वजीर पुजारी नोवेल्स वो थे दूसरे में, फराओं और शाही परिवार वो क्या थे फर्स्ट में। एंड इस तरह से क्या होता था वहाँ पे सामाजिक जीवन थी एक पिरामिड आकार में, ओके। एंड हमारा यहाँ पे पढ़ते हैं परिवार और स्त्रियों की स्थिति। परिवार और समाज में मूल इकाई थी। परिवार समाज की मूल इकाई थी। परिवार क्या थी, समाज की मूल इकाई थी। स्त्रियों को अन्य समकालीन सभ्यता की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त थे। वह संपत्ति रख सकती थी, व्यापार कर सकती थी और कानूनी मामलों में गवाही दे सकती थी। मतलब कि मिस्र सभ्यता में ही स्त्रियों को अभी के टाइम में जिस तरह स्त्रियों को सम्मान एंड अधिकार दिया गया है, उसी तरह से मैं बताऊं तो मिस्र सभ्यता में भी स्त्रियों को उस तरह सम्मान दिया जाता था। एंड ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ हो जाता है कंपटीशन लाइन के लिए भी, क्योंकि पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें स्त्रियों को अभी के तरह ही ट्रीट किया जाता था, मतलब कि अधिकार एंड समाज में उसकी भूमिका थी, तो मिस्र सभ्यता हो जाएगा ठीक है। तो इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ध्यान में रखना है, एंड आपके BA क्लासेस में भी ये पूछे जा सकते हैं, एंड इस पे क्वेश्चन भी उठा जा सकता है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ पे स्त्रियों को बहुत ही, तो मिस्र सभ्यता। एंड बोल सकता है कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें किस किस क्षेत्र में उसकी भूमिका इक्वली थी। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि संपत्ति रखने में, खेती करने में एंड कानूनी गवाही देने में भी उसका इक्वल भूमिका था ठीक है। दास प्रथा। युद्धवादियों और अपराधियों को दास बनाया जाता था। वे मंदिर, खदानों और शाही परियोजनाओं में काम करते थे। आम लोगों का जीवन कठिन था और निर्माण श्रमिकों को अवसर अनाज के रूप में भुगतान किया जाता था, एंड श्रमिकों को क्या अनाज के रूप में भुगतान करते थे, जो जीवित रहने के लिए मुश्किल से पर्याप्त होता था। एंड यहाँ पे क्या है, मंदिरों, खदानों और शाही अपराधियों को क्या करते थे, एक तरह का काम करवा कर करके उसके क्या होता था, सजा तो देते थे लेकिन काम करवा करके उसको खाने के लिए दिया जाता था, मतलब काम करोगे तब खाना मिलेगा, इस टाइप से था ठीक है। एंड वहाँ पे क्या धार्मिक सभ्यता किस टाइप की थी, तो भाग 5 में हम धार्मिक जीवन, देवताएं और पूजा प्रसिद्धि के बारे में पढ़ेंगे ठीक है। हमारा भाग 4 खत्म हो चुका है, भाग 4 में आएंगे। एंड मिस्र की धार्मिक जीवन कैसी थी, वहाँ पे देवी देवता कैसे थे एंड उसका पूजा प्रसिद्धि कैसे होती थी ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे। बहुदेववाद। मिस्रवासी कई देवताओं को पूजा करते थे। रे रे और रा का मतलब है सूर्य देव,
सृष्टि के रचयिता, मतलब उस टाइम को सूर्यदेव को सृष्टि के रचयिता माना जाता था। और ये हमारा दूसरे भगवान का नाम, ये हमारे क्या है, कम से कम 6 भगवान है, ठीक है। तो ओशिरियस पाताल लोक के देवता, न्याय के प्रतीक थे। एंड आइसिस, आइसिस जो है ये हमारा तीसरे देवता, ये हमारे मतलब कि सूर्य देव की क्या थी, पत्नी। ओसिरियस, ओसिरियस सॉरी नहीं सॉरी पाताल की पत्नी थी, पाताल के जो भगवान थे मतलब देवता थे उसकी पत्नी थी आइसियस, ठीक है। की पत्नी मृत्युत्व और जादू की देवी वो थी, मतलब इसकी पत्नी पाताल जो देवता हैं उसकी पत्नी किस तरह की थी, मृत्युत्व और जादू की देवी हैरस, हैरस हेरस थे। ओशिरिश और आइसिस का पुत्र, मतलब इन दोनों का पुत्र था ये हैरस, ठीक है। हैरस और फराओं का संरक्षक था, वो क्या था, फराओं का संरक्षक था। अमून, छिपे हुए देवता, बाद में र के साथ मिलकर अमून र बने, मतलब कि छिपे हुए देवता जो कि सूर्य देवता के साथ मिलकर रह कर करके वह भी देवता बन गए। अनुबिस, अनुबिस ममिकर और मृत्यु की के देवता थे। मतलब ये क्या है, यह एक तरह से मतलब इजिप्ट की सभ्यता में लिखा गया है जो कि यहाँ पे दर्शाया गया हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि इस तरह की हमारे वो सॉरी मिस्र सभ्यता में देवी देवता थे एंड वह उन सभी का ये कार्य था, हमने यहाँ पे सभी का बारे में बताया गया है, ठीक है। एंड किसके प्रतीक थे और क्या कार्य था वो, एंड देवता थे एंड किसका क्या काम था एंड कहाँ के देवता थे वो सब है, ठीक है। एंड यहाँ पे इन सभी देवताओं के क्या है जो हमारा इमेज बना हुआ है, ठीक है। एंड देवता के बारे में तो हमने पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे मंदिर और पुजारी, ठीक है। मंदिर और पुजारी, मंदिर को देवताओं का घर माना जाता था, वे आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के केंद्र भी था। पुजारी देवताओं की सेवा करते थे और धार्मिक अनुष्ठान करते थे। के के ए मतलब का मतलब पुजारी का महत्व पद था। का मतलब एक तरह का पद है जो पुजारी का पद था। प्रारंभ में पुजारी शाही परिवार से ही होते थे लेकिन बाद में यह पद वंशानुगत हो गया, ठीक है। पुजारी अक्सर व्यापारिक या सरकारी अधिकारी जैसे अन्य व्यवसायों से भी जुड़े होते थे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया। एंड हमारा क्या है छठा लेसन क्या है, छठा भाग में हम पढ़ेंगे धार्मिक जीवन। धार्मिक एंड पूजा देवी देवताओं के बारे में पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, धार्मिक जीवन के बारे में, जो कि फर्स्ट भाग का दूसरा भाग है, ठीक है। मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा, ममीकरण, ममीकरण कैसे होता था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आत्मा की अमरता, मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा क और व जीवित रहती है। क और व का मतलब वो लोग ही समझते हैं क्या होता है क और व का मतलब, वो तो लिखे हुए थे एक तरह का मतलब साइन है, ठीक है। आत्मा की अमरता, मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा क और व जीवित रहते थे। अलग जीवन, वे मानते थे कि अगले जीवन में प्रवेश करने के लिए आत्मा को अपने शरीर का पहचानने में सक्षम होना चाहिए। इसी विश्वास में ममीकरण को जन्म दिया गया, मतलब एक तरह का अवधारणा था इस टाइप से, अगर होगा पहले जीवन दूसरे जीवन में पहचानने के लिए सक्षम होना चाहिए, तो इस तरह से मतलब वो इसी विश्वास पर वो क्या करते थे, ममीकरण करते थे। ममीकरण कैसे करता है वो तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। या फिर नहीं तो थोड़ा सा देखते हैं, अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो मैं खुद से थोड़ा सा लास्ट में समझा दूंगा ममीकरण क्या होता है। यहाँ पे दिया गया, ठीक है। ममीकरण यह शारीरिक को संरक्षित करने का एक जटिल प्रक्रिया था। चरण वह मस्तिष्क को नाक के माध्यम से निकाला जाता था, मस्तिष्क को नाक के माध्यम से निकाला जाता था, ठीक है। मस्तिष्क को क्या करता था, नाक के माध्यम से निकाला जाता था। एंड पेट से अतिरिक्त अंग, फेफड़े, आंत, यकृत, पेट के पेट को निकाल कर एक तरह के कैनिपिंग जार में रखा जाता था।
हृदय को शरीर हृदय को शरीर में ही छोड़ दिया जाता था। एंड चरण 3 में शरीर को नेट्रॉन नामक नमक नेट्रॉन नामक नमक में 17 दिन तक सुखाया जाता था। ठीक है। एंड चरण 4 में शरीरों को लीनन की पट्टियों में लपेटा जाता था, जिसमें ताबीज रखे जाते थे। एंड हमारा यह हो गया खत्म चरण। ठीक है। एंड फिर उसको ताबूत में बंद कर करके इस तरह से ताबूत बना दिया जाता था। एंड सबके अलग अलग थे नियम, सॉरी मतलब कि ये एक तरह का जार था। ठीक है। एंड जार में सभी का मतलब यकृत को इसमें रखना है, हृदय को इसमें रखना है, दिल को इसमें रखना है, इस तरह से वो है। ठीक है। एंड इसमें रख कर करके वो एक तरह का जो ममीज होता है ना, एक तरह का ताबूत टाइप का होता है, उसमें रख कर करके ये सब कैनिपिंग जार को भी उसी में रख देते थे। ठीक है। एंड हमारा ये है 6 भाग आर्थिक जीवन कैसा था। कृषि व्यवस्था सभ्यता का आधार। फर्स्ट नंबर है फसलें। वहाँ की मुख्य फसल गेहूं जो थी, व्यावसायिक फसलों में सन फ्लैक्स। ठीक है। और पोपाइरिस भी शामिल थी। पोपाइरिस मतलब क्या होता है नहीं पता। एंड सिंचाई के लिए नहरें, बांधें और तालाबों का निर्माण किया गया जाता था। 1500 ईसा पूर्व के बाद शादूफ नामक जल उठाने वाले उपकरण का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे जो सदूफ है। ठीक है। एंड क्या है, व्यापार उद्योग विनिमय प्रणाली। व्यापार राज्य व्यापार को नियंत्रित रखता था। लेबनान के बायलोश बंदरगाह से देवदार की लकड़ियां का आयात किया जाता था, लेकिन उपयोग ताबूत और नाव बनाने में होता था। दक्षिण से सोना, हाथी दांत और अन्य विलासिता की व्यवस्था आती थी। मुद्रा प्रणाली नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तुओं का मूल्य तांबा, चांदी या अनाज में व्यक्त किया जाता था। देवेन तांबे की एक मानक वजन इकाई थी। मतलब यह क्या था, हमारा वस्तु उद्योग व्यापार विनिमय प्रणाली कैसे होती थी एंड किस तरह से होती थी, उस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या गया है, सिंचाई के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, कैसे सिंचाई होती थी एंड क्या क्या मतलब किस किस तरह से होता था, नहर, तालाब, झील, एंड उसमें पानी निकालने के लिए क्या क्या व्यवस्था थी। एंड नीचे क्या पढ़े हम, वहाँ पे किसी तरह का विनिमय प्रणाली नहीं था, मुद्रा विनिमय प्रणाली नहीं था, बल्कि वस्तु विनिमय ही प्रणाली चला करती थी। किस तरह से चला करती थी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। आप रिवीजन करते टाइम इस चीज़ को पढ़ लेना एक बार। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, भाग 7, कला, स्थापत्य और विज्ञान। पिरामिड फ़राओं के लिए अनंत निवास था। विकास, मकबरे का विकास, मस्तबा से सीढ़ीदार पिरामिड और फिर वास्तविक पिरामिड के रूप में हुआ। प्रथम पिरामिड शक्कारा में जोशिश का सीढ़ीदार पिरामिड पहला था। गाजी का महान पिरामिड चौथे राजवंश के दौरान खुफिया खपरे और मुनक्रियो के पिरामिड वास्तुकला के शिखर का प्रतीक है। पिरामिड के अंदर पिरामिडल टेक्सेस खुदा होते थे, जो राजा के अगले जीवन में मार्गदर्शन करते थे। मतलब क्या इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि मकबरा कैसे बनाई जाती थी, पिरामिड कैसे बना जाता था एंड कहाँ किसका पिरामिड पाया गया। एंड पहले तो वो सीढ़ी नुमा हुआ करती थी। मस्तबा ये है, एंड जैसर का सीढ़ीदार पिरामिड वास्तविक पिरामिड यह। ठीक है। इस तरह से
पिरामिड को, वहाँ के जो अनंत जो पिरामिड होते थे उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, कहाँ पे किस तरह से बनाया गया था। एंड उसके अंदर कुछ राजा महाराजाओं के लिए कुछ शब्द खुदी गई थी जो कि उसके मतलब दूसरे जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त करता था। ठीक है। एंड यहाँ पे है मूर्तिकाल और चित्रकाल। मूर्तियाँ कठोर, औपचारिक और आदर्शवादी होते थे, जिसका उद्देश्य अस्थायित्व और अमरता का भाव देना था। मकबरों की दीवारों पर चित्रकला में दैनिक जीवन के दृश्य को दर्शाया जाता था ताकि मृतक अगले जीवन में भी उनका आनंद ले सके। मतलब यह सब क्या था, एक तरह का मतलब क्या उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो एक तरह का भावना था एंड एक तरह का वो था, संस्कृति थी। ठीक है, मान्यता था क्या क्या है किस तरह से। तो एंड भाग 8 में क्या है, लेखक प्रणाली और विज्ञान। लेखक प्रणाली, इसमें क्या है हम पढ़ेंगे अर्थ, कृषि रूप, रेजेटा स्टोन, विज्ञान और गणित। ये सब को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, वहाँ का अर्थ क्या था। हायरोग्लिफ हायरोग्लिफ्स एक चित्रात्मक लिपि थी। यह पवित्र लेखन था जिसका उपयोग मंदिरों मकबरों पर किया जाता था। ठीक है, यह एक तरह का ये है हमारा हायरोग्लिफ्स। ठीक है, ये एक तरह का क्या था, मतलब कि चित्रात्मक लिपि थी। हाँ, चित्रात्मक क्या थी, लिपि थी। एंड अगर ऐसे ऐसे किया इसका मतलब क्या है, पानी है। अगर एक कबूतर बनाया तो वह है, आँख बनाया तो करना, इस टाइप से एक तरह का चित्रात्मक लिपि थी जिसका प्रयोग वो लोग करते थे। ठीक है। एंड कृषि रूप, दैनिक रिकॉर्ड्स रखने के लिए एक सरल कृषि लिपि का भी उपयोग किया जाता था जिसे पोपाइट पोपाइरस पर लिखा जाता था। एंड कर्सिव रूप का मतलब है कुछ लिखावट करना, कुछ लिपि का प्रयोग किया जाता था। एंड रेजोडा स्टोन, रोजेटा स्टोन, इस पत्थर की खोज ने हायरोग्लिफ्स को समझने में मदद की, क्योंकि इस पर एक ही पाठ 3 लिपि में लिखा था। हायरोग्लिफ्स डोमेस्टिक और ग्रीक शब्द में लिखी जाती थी। ठीक है। एंड ये हमारा क्या है, 3 रूप है जिसको पढ़ना एंड समझना थोड़ा सा मुश्किल है। यह सभी एक तरह का क्या है, अर्थ है, चित्रात्मक लिपि एंड एक तरह का जो इमेज था वो एक तरह का चित्रात्मक लिपि थी। कृषि रूप क्या था, एक तरह का वो भी एक तरह का क्या थी, लिपि। एंड रेजोटा स्टोन क्या था, वो एक तरह का जब वो पत्थर का खोज हुआ तो हैरोग्लिप्स को समझने में मदद मिला एंड पढ़ने में, एंड 3 लिपियां लिखी गई थी। ये सब क्या हो गया, क्लियर। एंड विज्ञान और गणित के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, खगोल विज्ञान, उन्होंने एक सौर कैलेंडर विकसित किया जिसमें 365 दिन थे। उसका प्रयोग नील नदी के बाढ़ की भविष्यवाणी और धार्मिक त्योहारों के लिए किया जाता था। गणित, ज्यामिति का विकास पिरामिडल के निर्माण और बाढ़ के बाद खेती की सीमाओं को फिर से मापने के लिए किया गया था। तो इसको क्या है अच्छे से समझते हैं, पढ़ तो लिए, समझाते हैं थोड़ा सा। खगोल विज्ञान क्या था। ठीक है, खगोल विज्ञान में क्या उन्होंने क्या किया, एक कैलेंडर का निर्माण किया जिसमें कि 365 दिन एक तरह से वर्णित किया गया था। ठीक है, नदी का पानी कब आता है कब जाता है, एंड उसका बाढ़ का पानी कब आएगा कब जाएगा, एंड धार्मिक त्यौहार कब होंगे, इसके भविष्यवाणी करने के लिए उन्होंने एक कैलेंडर का निर्माण किया जो कि खगोल विज्ञान के अंतर्गत आता है। यह इसका मतलब यह समझ लो कि 365 दिन का कैलेंडर सबसे पहले कौन बनाया, तो
मिस्र के लोग, इजिप्ट के लोग। समझ में आ गया। एंड दूसरा क्या है, गणित, ज्यामिति का विकास, पिरामिडल के निर्माण और बाढ़ के बाद खेती सीमाओं को फिर से मापने के लिए किया गया। खगोल विज्ञान का उपयोग किया गया कैलेंडर के लिए। एंड गणित का विज्ञान किया गया नदी के सीमा मापने के लिए। एंड चिकित्सा में ममीकरण का प्रक्रिया, उन्होंने मानव शरीर की रचना विज्ञान ज्ञान दिया, जो सर्जरी भी करते थे, विभिन्न बीमारियों के लिए उपचार जानते थे। एंड मैं बता दूं, इसका मतलब है भाग 8 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। भाग 8 में हम लोगों ने पढ़ा लेखन प्रणाली और विज्ञान। लेखन तो यहाँ पढ़ लिया, किस किस तरह की लेखन थी, चित्रात्मक लिपि, एंड क्या क्या लेखक थी, ठीक है। एंड विज्ञान और गणित में हमने पढ़ा खगोल विज्ञान, गणित एंड चिकित्सा। चिकित्सा में हमने बताया आपको कि हृदय निकालना, यकृत निकालना, एंड एक तरह के बॉक्स में बंद करना, यह क्या था, चिकित्सा। एंड उस टाइम क्या होती थी, सर्जरी भी हुआ करती थी। गणित विज्ञान के अंतर्गत नदियों की सीमा को मापने के लिए गणित विज्ञान का यूज किया गया। एंड खगोल विज्ञान का यूज किया गया 365 दिन नदी की पानी कब आती है कब जाती है, एंड इम्पोर्टेंट त्यौहार मनाने के लिए। एंड ये सब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया एंड आने का चांस रखता है। पतन के कारण, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। एंड पतन के कारण हमने समझ लिया सभ्यता कैसे विकसित हुई, सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था किस तरह थे, आर्थिक व्यवस्था किस तरह से, एंड वहाँ पे खेती किस तरह की जाती थी, सिंचाई किस तरह की जाती थी, विज्ञान और खगोल विज्ञान का एक बार क्या कहता हूँ मैं रिव्यू दे देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा, ठीक है। मिस्र की सभ्यता स्टार्ट हुई, हमने पहले परिचय पढ़ा, परिचय में राज्य, प्राचीन राज्य, मध्य राज्य, इसके बारे में पढ़ा, भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ा, नदी का के बारे में पढ़ा, नदी के बारे में पढ़ा, मिस्र की प्रकृति वातावरण के बारे में पढ़ा, राज्य की व्यवस्था के बारे में पढ़ा, एंड मात क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। यहाँ पे हमने पढ़ा प्रशासनिक व्यवस्था, शासन प्रणाली के बारे में पढ़ा, एंड सामाजिक जीवन किस तरह होती थी, पुजारी, गरीब, लेखक, मजदूर कहाँ कहाँ थे, एंड परिवार स्थिति में क्या थी, स्त्रियों का स्थान क्या था, दास प्रथा क्या होती थी, धार्मिक जीवन में कौन से भगवान थे, एंड उनका कार्य क्या क्या था, एंड पुजारी का क्या स्थान था, धार्मिक जीवन में जो था, धार्मिक जीवन किस तरह थे, एंड ममीकरण क्या था, एंड आत्मा भगवान को किस तरह से वो मानते थे, एंड ममीकरण के लिए क्या क्या आत्मा परमात्मा के बारे में पढ़ा, एंड आर्थिक जीवन किस तरह था, नदी, भूमि, खेती, कृषि, एंड उद्योग किस तरह था, व्यापार किस तरह किया जाता था, एंड कला, स्थापत्य और विज्ञान के बारे में पढ़ा। उन्होंने अपने रहने के लिए एक अनंत घर बनाया था, सीढ़ीनुमा, पिरामिडल जिसे कहते हैं। लेखक प्रणाली किस तरह थी, लेखा, चित्रात्मक लेखन थे, एंड गणित विज्ञान के बारे में हमने देखा कि वहाँ पे किस तरह विज्ञान गणित रहती थी। एंड हमारा ये लास्ट है मिस्र सभ्यता का पतन और महत्व, पतन कैसे हुआ एंड उसका महत्व क्या था। पतन का कारण था अंतिम कमजोरी, रामसेन द्वितीय के लंबे शासन के बाद कमजोर शासकों का दौर, मतलब हर एक पावरफुल शासक आए और वो डेथ कर गए, जिससे क्या हुआ, कमजोर जो रूलर वहाँ पे आने लगे, थोड़ा बहुत आपस में लड़ाई झगड़ा के कारण धीरे धीरे शासन वहाँ पे कमजोर हो गया। कमजोर होने के कारण क्या हुआ, पुजारी, विशेष रूप से अनुमान को पुजारी और स्थानीय गवर्नर की बढ़ती शक्ति, एंड जो छोटे मोटे थे पुजारी उनका क्या हुआ, धीरे धीरे शक्ति बढ़ गया, सत्ता कमजोर हुई, आर्थिक गिरावट हो गई, व्यापार मार्ग बाधा कमजोर, धीरे धीरे क्या हो गया, हड़पते चले गए। यानी हर एक सभ्यता में जिस तरह से सभ्यता खत्म होती है उस तरह से यहाँ भी सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने लगी। पावरफुल शासक और रूलर नहीं थे, धीरे धीरे उसके वजह से आर्थिक की स्थिति घटती चली गई, एंड जो कमजोर वर्ग के लोग थे जैसे पुजारी, वो लोग क्या किए, सत्ता पर अपना भूमिका निभाने लगे, एंड वो आगे बढ़ने लगे। बाहर आक्रमण, समुद्र लोगों का आक्रमण होने लगा, पश्चिमी, एंड ये सब क्या है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना। किस ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ, वजह क्या रही, द्वारा विजय किस हुआ, एंड विश्व की सभ्यता एंड निष्कर्ष क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एंड इसमें क्या है, एक तरह का पिरामिड जो क्या है हमारा अजूबा में शामिल है, स्मरणीय स्मारकीय वस्तुकला पिरामिड, लेखन प्रणाली एंड 365 का कैलेंडर, गणितीय चिकित्सा में प्रगति। निष्कर्ष क्या निकलता है, यद्यपि मिस्र की राजनीतिक सत्ता समाप्त हो गई लेकिन उसकी सांस्कृतिक और
विरासत ने यूनान, रोम और अंततः पूरी दुनिया को प्रभावित किया, जिससे उसने एक प्रकार की अमरता प्राप्त की। एंड बहुत ही पहले की सभ्यता जिसने सब कुछ विकसित कर लिया, कैसे रखना है, कैसे व्यापार करना है, कैसे जीना है, कैसे कृषि करना है, कैसे खेती करना है, कैसे साम्राज्य बनाना है, एंड भगवान देवी देवता सब कुछ के बारे में उन्होंने जान लिया। ज्ञान, ज्योतिष, गणित, फिजिक्स एंड विज्ञान को भी उन्होंने समझ लिया। एंड ये क्या किया, मर तो गया, ख़त्म तो हो गया, लेकिन एक अपना छाप छोड़ दिया, जो कि एक अमरन अमरन टाइप का ये सभ्यता रूप में हमारे समाज, हमारे साइंस में उभरी। ठीक है, तो सब कुछ तो हमने पढ़ लिया, सब कुछ जान लिया, सब कुछ समझ भी लिया, और हमारा क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोग इसको क्या करना, एक बार क्वेश्चन को पढ़ करके सोचना कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, एंड जो हमने पढ़ा है उसको एक बार देख लेना। अगर जहाँ तक आप लोगों को लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है एंड यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन भी है। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि पहले आप लोग मतलब शॉर्ट ये जो ऑब्जेक्टिव है उसको देख लेना, एंड उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर भैया प्रॉब्लम है, नहीं हो पाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा टेलीग्राम है 10th 12th हैंड रिटर्न PDF, जाके सर्च करो एंड आपको ये क्या है, हैंड रिटर्न नोट्स आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, एंड अच्छे से पढ़ाई करो, आगे बढ़ते रहो। एंड अगर हेल्पफुल एंड बहुत ही अच्छा वीडियो लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, क्योंकि देख भाई अभी हमारा कम्युनिटी बहुत ही छोटा है, तो आप लोग अगर हेल्प नहीं करोगे तो कम्युनिटी कैसे बढ़ेगा। तो आप लोगों का अभी हेल्प करना बहुत ही ज़रूरी है। जो जो स्टूडेंट वीडियो देखोगे वो कृपया शेयर कर देना अभी फ़िलहाल में, ताकि हमको थोड़ा सा अभी सब्सक्राइबर पुराने के लिए थोड़ा सा हेल्प होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की जानकारी के लिए खुद से तुम सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।